सुधांशु जी, पर कैपिटा इनकम जिस पर आपको बार बार घेरते हैं वो ये कौन से आंकड़े का आधार के ऊपर बताते हैं और किस आधार पर बताते हैं, यह बात स्पष्ट कर देना चाहिए। अगर ये कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रक्चर में तो भारत आगे जा रहा है। सेकंड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ हम मोबाइल हो गए, थर्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ऑटोमोबाइल हो गए, मगर वो मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी हो रही है, तो अपने आप कहीं से हो रहा होगा, आसमान से आ रहा होगा। अभी न्यूज है 25% आईफोन भारत में बनेंगे। पहली बार ऐसा हुआ है कि आईफोन का लेटेस्ट मॉडल जो आईफोन 14 वो भारत में बन के तैयार हुआ। बना थोड़ी ना, वो तो कोई आसमान से जिन्न विन्न आ रहे होंगे, क्योंकि वो राहुल गांधी जी ने कहा था ना, वो राहुल गांधी तो मर गया, अब उसमें से कोई जिन्न निकला होगा, वो बना रहा होगा, लोगों को थोड़ी रोजगार मिल रहा है। मिस्टर शर्मा, नहीं, मैं केवल एक उत्तर देना चाहता हूं। 9 ऑटोमोबाइल की फैक्ट्रियां पिछले 1.5 साल के अंदर हिंदुस्तान से अपना ताला लगाकर चली गई। क्या यह सच है कि नहीं? 15 लाख लोगों ने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया, मैक्सिमम बिजनेसमैन है, सच है कि नहीं? पर कैपिटा इनकम 25% गिरी है, सच है कि नहीं? केवल एक मोबाइल की असेंबलिंग करके आप सोचे इकोनॉमी बल्ले बल्ले है। कितनी स्टार्टअप बंद हुई है, कितनी एमएसएमई बंद हुई है, एमएसएमई बंद हुई है। एक सेकंड सिद्धार्थ जरा इस पर जो वो एक के बाद एक दावे कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस और बीजेपी के आंकड़े और आंकड़ों को देखने का नजरिया अब आप समझ रहे हैं एंकर्स की क्या हालत होती है, आंकड़े ऐसे उछाले जाते हैं। एक चीज मैन्युफैक्चरिंग पे जरूर ये बात कहना यहाँ पे बिल्कुल लाजमी है कि मैन्युफैक्चरिंग को लेके जितनी प्रगति पिछले 7-8 सालों में हमारी कंट्री में हुई है और अलग अलग प्रकार की, और जो पीएलआई स्कीम्स का नतीजा निकल रहा है, किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा हुआ है? जैसे जो क्षेत्र मोबाइल का दावा वो बता रहे हैं, भाजपा के प्रवक्ता ने यहाँ पे क्षेत्रों की बात की है, वो सही है। और आगे भी आप कई और सेक्टर्स में देखेंगे, सोलर में अभी बहुत बड़ा एक रिजल्ट आने वाला है। मिस्टर आनंद जल्दी। अंजना जी, देखिए ये तो बात सही है कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पहले जो स्थिति थी 10 साल पहले और आज की स्थिति है, उसमें वाकई बहुत अंतर देखने को मिला है। चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर आप देख ले, चाहे आप मोबाइल सेक्टर की जो सुधांशु जी बात कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में पेट्रोकेमिकल्स का देख लीजिए, हम लोग की कैपेसिटी बढ़ी है और नए नए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन सरकार से यहाँ एक्सपेक्टेशन भी इंडस्ट्री को है कि इवन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जैसे मोर इंसेंटिव्स की जैसे जरूरत है, खासकर एक्सपेंशन प्लान में नई टेक्नोलॉजी जो अडॉप्ट कर रही है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात मैं कर रहा हूँ, एमएल की बात कर रहा हूँ, वहां जो है सो ज्यादा इंसेंटिव देने की जरूरत है। मुझे पूरा विश्वास है वित्त मंत्री जी पे कि जब बजट पेश करेंगे तो निश्चित रूप से न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्शन की जो बात हमेशा प्रधानमंत्री जी करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, उसके लिए निश्चित रूप से उस पर जवाब दीजिए। आपने बताया मोबाइल का, तो कह रहे हैं कि हाँ असेंबलिंग कर करके जो पीठ थपथपा रहे हैं उससे नहीं होगा। सरकार आई 70,000 स्टार्टअप हैं, वो कहां से स्टार्टअप कम हो गए, जरा आंकड़ा तो बता दें। और उसमें 50% टियर 2 और टियर 3 सिटीज में है, यानी दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में नहीं है, सेकंड लेवल के सिटीज में आए हैं। 100 से ऊपर यूनिकॉर्न हो गए। मगर अफसोस क्या है कि जो और आपको बताऊं, पिछले करीब 5-7 वर्षों में, जब से हमारी सरकार के बाद के दौर में 6.5 करोड़ लोग इंप्लॉय इंश्योरेंस स्कीम से जुड़े। तो इंप्लॉय थोड़ी है, फिर भी इंश्योरेंस करवा लिया इंप्लॉय इंश्योरेंस स्कीम में। समस्या क्या है कि आप जिन आंकड़ों की बात करते हैं, मैं एक छोटी सी बात कहता हूं, डिफेंस प्रोडक्शन में भारत ने इतना बड़ा चेंज किया। हमने विमान वाहक युद्धपोत बनाया, हमारे में एसॉल्ट राइफल्स बनने लगी। वो बना कौन रहा है भाई, अगर इंप्लॉयमेंट नहीं जनरेट हो रहा है? हाँ, ये जरूर मानना है, जो हमने टारगेट रखा था कोविड और युद्ध की वजह से, वो टारगेट हम उतना अचीव नहीं कर पाए। अब जो उस परिस्थिति से बाहर निकल, सैन्य हथियारों में आत्मनिर्भरता बड़ा कदम सरकार का, वो बता। उसके बावजूद पिछले अगर 9 वर्षों में देखें तो हाईएस्ट इंपोर्ट्स हैं। सैन्य क्षेत्र की ही बता रहा हूं मैं, पिछले कोई भी 9 वर्ष उठा लीजिए, मैक्सिमम इंपोर्ट्स इन 9 वर्षों के अंदर है। अब बात आती है स्टार्टअप की। सुधांशु भाई आज बता कर जाएं स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या है। आप डेफिनेशन को बदल करके किसी को भी जोड़ दें, आप इंस्पेक्टर को कहें पीएफ वाले को कि तमाम लोगों का पीएफ में रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए और पीएफ का आंकड़ा बढ़ गया इसलिए एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, ये नहीं चलेगा। स्टार्टअप में पीएफ कहां गया? दोनों बच्चों जैसी बात है, बच्चों की जैसी बात नहीं, दोनों की बात की, दोनों अलग अलग बात की है। मैंने कहा स्टार्टअप की डेफिनेशन, स्टार्टअप की डेफिनेशन बता के जाए बीजेपी के प्रवक्ता, बताइए क्या है स्टार्टअप की डेफिनेशन? स्टार्टअप का डेफिनेशन है कि जो नया प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है, नहीं है वो डेफिनेशन। अरे भाई, वो डेफिनेशन नहीं है। आप कह रहे हैं एम्प्लॉय प्रोविडेंट स्टार्टअप में आप कोई कर दे। स्टार्टअप के लिए इतनी बचकानी 7 पैरामीटर से एक कंपनी नई रजिस्ट्रेशन होगी तो क्या उसको स्टार्टअप मान लेंगे? आप बात कर रहे हैं क्या अंजना जी, बताइए आप। अच्छा, आईएमएफ पे भरोसा नहीं, बात सुनिए ना जरा, स्टार्टअप की डेफिनेशन बताइए दोस्तों, बताइए स्टार्टअप की डेफिनेशन। अंजना जी, मैं आप कह रहे हैं कि घालमेल किया जा रहा है। एक बार सिद्धार्थ जरा भी एक एक करके, वो कह रहे हैं जितनी नई कंपनी उन सबको स्टार्टअप दिखा के नंबर ऑफ स्टार्टअप ज्यादा बता रहे हैं। गलत बात। देखिए, अगर देश की आबादी बढ़ी है और अगर देश में जो लोग एम्प्लॉयबल एज के हैं वो बड़े हैं, तो आंकड़ों को उससे भी कंपेयर करना पड़ेगा। जब बेस बढ़ रही है,
या तो ये कोई दावा करे और डेटा दिखाए कि एक्चुअल एम्प्लॉयमेंट में डी ग्रोथ हुआ है। ऐसा डेटा नहीं है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट का इशू है, क्योंकि हर साल बड़ी मात्रा में हमारे जॉब फोर्स में लाखों लोग, नए लोग आते हैं और उन सब के लिए जॉब ग्रोथ की बात है। तो आंकड़े, मुझे लगता है बार बार यही एक विषय है कि आप किस पॉलिटिकल साइड पे बैठे हैं तो आंकड़ों को इंटरप्रेट करेंगे। और एक स्टार्टअप पे छोटी सी बात, स्टार्टअप्स में बहुत बड़ी मात्रा में जॉब ग्रोथ क्रिएशन हुई है, और ये सही है कि कुछ स्टार्टअप बंद हो जाते हैं, बट बिजनेस का वो एक बेसिक असूल है, जो चलता है वही चलता है। ठीक है, जल्दी से माधव आनंद जी 2 लाइन में। देखिए, जहां तक स्टार्टअप की बात कही तो स्टार्टअप का डिफिनेशन आलोक जी को मैं दे देता हूं। अपने ATIC में बहुत अच्छा प्रोविजन है, जो भी कंपनी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करती है या टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है उसको स्टार्टअप्स मानते हैं। मैं खुद एक फाउंडर हूं साइडेंटिया, जिसके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे मैंने भी कंपनी बना रखी है और भारत सरकार से मैंने सीड फंडिंग मिली है, जिसका नाम है साइंटिफिक ड्रिवन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो साइडेंटिया आज के डेट में स्टार्टअप्स जो है बैकबोन है आपके इंडियन इकोनॉमी की। डेफिनेशन 5 साल में कितनी बार बदली है, जरा ये भी देखिए में है, और उसमें से कई तो यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न है, रुकिए, तो पूछ रहे कितनी बार डेफिनेशन बदली है। अर्थशास्त्री कौन कौन कहां से हैं, छोड़ दीजिए उन चीजों को। मैं केवल ये कह रहा हूं स्टार्टअप की डेफिनेशन कितनी बार बदली है। आप सब चीजों को स्टार्टअप लेते चले जाए। तो आप ही के क्वेश्चन का जवाब दिया हूं। स्टार्टअप केवल ये कह रहा हूं कि स्टार्टअप की डेफिनेशन 5 बार बदली। पोर्टल पे जाके देख लीजिए। आप उसको सबको जोड़ते चले जाइए, ये भी स्टार्टअप है, ये भी लेमैन की तरह मैं बीजेपी के प्रवक्ता ने ये कहा कि जो भी नया काम करता है वो स्टार्टअप है। हाउ इज इट पॉसिबल? स्टार्टअप से ये और आदरणीय टेक्नोलॉजी के मामले में तो अपना कितने बंद हुए उसकी कोई गिनती नहीं, आंकड़ा नहीं तो MSME कितने बंद हुए सुधांशु भाई बता के जाए आज। अरे आगे तो जो स्टार्टअप से MSME के अंदर स्टार्टअप भी तो शुरू हुआ, भारत जोड़ो यात्रा। स्टार्टअप कीजिए ना, जुमलेबाजी मत कीजिए। जुमलेबाजी नहीं, आप बिल्कुल फैक्ट की बात कर रहा हूं। अब सुनिए, पर बात कीजिए, बजट पर बहस करने के लिए बजट पर बात कीजिए। अरे बजट पे अभी आपने मैंने पूछा, मैं आपसे सीधा स्टार्टअप की डेफिनेशन क्या मेरा बोलने का टर्न है। बताइए, आपने अभी कहा कि डिफेंस में इंपोर्ट पिछले 9 सालों के मुकाबले पिछले 9 साल में बढ़ा। अरे आपके जमाने में एक इंपोर्ट हुआ, बताइए क्या आपने इंपोर्ट किया? खरीदा ही नहीं कुछ। मुझे 2 प्लांट, मतलब चूंकि आप मुझे 2 प्लांट, आपसे पूछ रहा हूं, बताइए 2 प्लांट मोदी कोई एक खरीद बताइए। मैं बताता खरीदा ही नहीं तो होगा ही, बढ़ेगा, दिखेगा। क्योंकि हमने कुछ किया नहीं, हाथ धरे बैठे रहे। अच्छा सुनिए, सड़क बनाई नहीं, मैन्युफैक्चरिंग की नहीं, राफेल खरीदा नहीं, फिर कहेंगे पिछली बार के मुकाबले ज्यादा हो गया। आज की जो नई जनता है वो बहुत समझदार। बॉर्डर रोड की बात कर रहा हूं, डिफेंस की। पर भी आते हैं। डिफेंस के जमाने में आपके डिफेंस मिनिस्टर का फ्लोर ऑफ द हाउस पे बयान है कि हमारी नीति है कि नहीं बनाना है। अब उससे बड़े तो आप पार्टी के नहीं हो सकते। वो फ्लोर ऑफ द हाउस पे दिया बयान है, आप स्टूडियो में बोल रहे हैं। उत्तर देता हूं, डिफेंस मिनिस्टर दोनों चीजों पर उत्तर देता हूं, दोनों चीजों पर उत्तर देता हूं। बीआरओ ने कितना काम मनमोहन सिंह जी के टाइम पे किया और कितना बीआरओ ने सड़कें मोदी जी के समय पे आई। आप व्हाइट पेपर लेकर आइए, 2000 किलोमीटर का गैप है अभी भी। मनमोहन सिंह जी के टाइम पर सड़कें बीआरओ ने ज्यादा बनाई है। पहली चीज आप उसको आंकड़ों को जगह पढ़ लीजिए। दूसरी चीज, सड़कों पर आते हैं। 2014 से पहले NHAI का जो रेट था पर किलोमीटर का 11,000 करोड़ था। 1100 रुपए करोड़ 1 किलोमीटर का, आज 3300 से ज्यादा है। कितने टोल थे? 1160 टोल थे हिंदुस्तान के अंदर, आज 3000 से ज्यादा टोल है हिंदुस्तान के अंदर। आप देश की जनता को लूट रहे हैं। जिस टोल पर 25 रुपए की पर्ची कटती थी, आज वहां 100 रुपए की पर्ची कटती है। नोएडा से जहां से हम आते हैं वहां पर 30 रुपए का टिकट था 2014 के अंदर MCD का, आज 100 रुपए की पर्ची कटती है। अरे भैया, आपको मैं कह रहा हूं, दिल्ली वालों का पूछो, NHAI सारा का टोल ही खत्म हो गया। NHAI कुछ भी बोल देंगे। अरे भाई, MCD की पर्ची 100 रुपए की है। नोएडा वाला MCD की पर्ची 100 रुपए की है। गांव का टोल खत्म हो गया। MCD की पर्ची 100 रुपए की है, हाँ या ना? टैक्सी की बात कर रहे हैं। हाँ, कमर्शियल व्हीकल की बात, कमर्शियल व्हीकल की बात कर रहे हैं। NHAI में जहां पर भी आज यहां से 36% लोग, एक सेकंड, ये आंकड़ा देखिए सुधांशु जी, 36% लोग सारी अर्थव्यवस्था को संभालने में कारगर अभी भी मानते मनमोहन सिंह को। 51%, 51% प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। कितना भारी अंतर है वो। अगर भारत के जितने प्रधानमंत्री हुए हैं, सबसे हाईएस्ट बायोडाटा है तो उनका है, तो सबसे बड़े अर्थशास्त्री थे। उसके उपरांत यदि मोदी जी को उसके बाद 50% से ऊपर मानते हैं तो आप समझ लीजिए, और वो भी किस दौर में, जो अर्थव्यवस्था का सबसे बुरा दौर है। हमारी अर्थव्यवस्था का नहीं, मनुष्य जाति के ज्ञात इतिहास के सबसे बुरे दौर में है।